सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मंदाकिनी जी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार, हमारे सभी सखियों और हमारे सखाओं को, और साथ में मंजरी आपको भी जी। और मिलना जुलना तो होता ही रहता है। देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही मुलाकातों में भी कभी कभी बदलाव आता है। कभी हम मिल पाते हैं, कभी नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं। बिल्कुल, जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग उसमें खुश होते हैं, तो मिलकर भी बहुत खुश होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। तो देखिए जैसे अभी मौसम बदल रहा है ना, जगह जगह बरसात होना शुरू हो गई है और गहरी बरसात भी हो रही है। जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जगह बरसात हुई है। तो ये जो मौसम बदलता है ठीक वैसे ही एक प्यार का मौसम भी होता है। बिल्कुल मौसम होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक अपने विषय बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे बताओ। तो आज हल्की फुल्की बातें में हम बात करने वाले उफ घर में सामानों की उठा धराई। ये इसमें कितने बिजी हो जाती थी हमारी सभी महिलाएं, तो सखियां, भाभियां, मौसी, चाची वगैरह, तो इस पर बात करेंगे। अपने अनुभव भी लिखकर भेजिए। और सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, लाइफ लेमोनेड और ULTA की स्कूल की संस्थापक है, इनके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है। और मुहावरों की दुनिया में खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, इस पर हमारी बिल्ली खंबा नोचे पर। अच्छा, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी लोग अपने अपने विचार लिखकर भेजें। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि हमारे जो सखी और सखा हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं। आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपकी जिंदगी में घटा हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही होंगे, है ना? या आपके सामने खड़ा कोई इंसान या आपके जीवन में कोई भी ऐसा हो जब आपको लगता है देखा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। बिल्कुल, तो वो प्रसंग आप लिखिए तो ज्यादा मजेदार ये जो है सेगमेंट बन सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इस पे हमारे साथी सोचेंगे और लिखेंगे। और यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझे, इस पर भी अपनी अपनी यादें आप साझा कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग क्या चर्चा करते हैं ये तो आपको सुनकर पता चलेगा, है ना? लेकिन उससे पहले एक बढ़िया से गीत सुन लेते हैं जो मौसम से ही मिलता जुलता गीत है। चलिए सुनाइए।
देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का। हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून, लेकिन बदलाव, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर खराब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है और ना किसी से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता है, ना कहीं जाने का मन करेगा और एक तरफ से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और हम जब जन्म लेते हैं हर दिन उम्र के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है, जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं। और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर हैं और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती हैं, जिनको कोई चुरा नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बचपन का जो बिताया पल है, वो घर, शहर, अगर मोहल्ला की बात करें, गांव है, गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे। कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती हैं और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल, और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था। या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके और उनके जाने की तारीख, ये बहुत जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहाँ रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने, मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक की बातें करना, बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना और पेड़ों पर झूलना आदि, बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी। लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तारों को निहारते हुए सोते थे और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी, हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना? जैसे ऋतुएं बदलती हैं, परिवेश परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोगों की सोच बदल गई है। अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई सुविधाएं आ गई हैं। रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में। कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर, कार से जाने लग गए हैं। घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है और सब ऑनलाइन भी हो गया है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी की यादों को सजो कर रखे, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदी हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते। तो पुरानी यादों को दोहराते भी है और यादें जहां हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है। इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिएं और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो। और हमारे साथी भी देखिए एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग
भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है, जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती हैं। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी सी बात है। वो ना जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजा हुआ लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है। बिल्कुल मंदाकिनी जी। और देखिए, यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है। तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे। तो लेते हैं एक अंतराल। ठीक है। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बाराखड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे, और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं। क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती है, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने जोड़ दी अपने संदेश में। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता। यादों को दिल में संजो कर रखें, लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिएं और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें। क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यही जीवन का संतुलन भी है। और एक साथी लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं। यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बाराखड़ी, बहुत ही प्यारा लिखा है, जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा, ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा, जी, है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है। कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अब ये हम हटाइए, दूसरा लाइए। और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता। फिर उसको जब छोड़ते हैं, नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत। बिल्कुल।
मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया तो बहुत अच्छा गीत सुनवाया भी आपने। यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है जी। और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजी हुई और फिर वो खो जाती हैं यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहाँ खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं हैं। बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी पीएचडी शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कारपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक, निदेशक और जेएनयू में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रहे हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है और उसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी हैं। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड इनकी स्थापना उन्होंने स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी और ये संस्था महिलाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा लाइफ लेमोनेड के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है
और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉर्पोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान। देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना। जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा। और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा, जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं, और जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर। कजरे की बाती हसुवन के तेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती हसुवन के तेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती से नैनों में काजल को आंज कर, बिखरी इन हलकों में रजनी को बांध कर, सिंदूरी आंचल में तारों को टांक कर, अधरों के प्यालों में चुंबन को ढाल कर, का कर सबके मन प्रीत की गुलेल में, मारी न जाओ कहीं अपने इस खेल में। सपने ही टूट गए इस ताल मेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती सुराही में यौवन की हाला,
मधुबन में मदहोशी, अंगों में ज्वाला, छल 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 के जो मदिरा का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। नशा ही नशा है इस अंगूरी बेल में, प्याला और मदिरा इन दोनों के मेल में। बिरहा के फूल है जीवन की बेल में, आले में हार गई अखियन के खेल में, गजरे की बातें। समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो हैं घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके 2 हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोंछना सही से रखना शुरू कर देती हैं। खासतौर से महिलाएं जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि भी सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी जू तक नहीं रेंगती। और एक समय था घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना। और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है। और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा कुतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चीटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी। बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे। आप पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से तह की भी साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी। और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है। बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की तश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी। और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत श्याम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी। और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन, यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था। जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी
कभी कमर में खोस ली थी और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुरा कर यही कहती, भाई तुम्हें उससे क्या काम। बिल्कुल सही कहा। ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं। हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखी और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ, वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी, नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन, मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा और वो सुई, बटन, हुक, न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था और इसी में पूरा समय गुजर जाता था। बिल्कुल, और कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना और पापड़, चिप्स, कचरी, जाने क्या क्या बढ़िया है इन सबको बनाना। और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था और दिन महीने साल साल उसकी उठा धराई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी और सब काम एक अभियान जैसे होते थे और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया है। और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। सब मिलकर घर को संवारते थे, बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे। तो हम पूछते आप थकती नहीं है? कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम करते हैं। तो घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताखे जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे। हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तख्त के सिराने पर भी वो रखे होते थे। आराम से मिल जाते थे आराम से, है ना। जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था या दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता था। तो ये भी एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे और घर का बड़ा हो या छोटा सामान, कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह, अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूंद दी हो। बिल्कुल सही कह रही हो मंजरी जी। लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहाँ बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहाँ, मोबाइल वहाँ, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहाँ है सामान, कहाँ है मेरे मोजे, कहाँ है मेरा मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में। और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो। बिल्कुल, और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माँओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका, समेट के तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही, थकी आई है तो खाने में भी समय देना है उन्हें। तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई धराई का हो गया है। बिल्कुल, नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं ना, उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी। जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती हैं। तो आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर के हमने सामान उठा के घर में भर लिए और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता। भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है। यानी कहने का मतलब है कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती थी और कोई शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए, और उठा धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए। हाँ, तो मंजरी इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है और घर स्वर्ग जैसा लगता है। बिल्कुल, और हम लोग सुनते हैं गीत। बिल्कुल।
दिल को जोड़ दो, ये दूरियां फासले क्यों, अब दिल से दिल को जोड़ दो, आ तुझको बाहों में भर लूं, आ तुझको बाहों में भर लूं, ओ लाज के पहरे तोड़ दो। कहीं खो गई तेरी हो गई, मैं प्यासा राही तू बनगढ़ की रानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी, घटा छा गई है, बहार आ गई है। तू मेरे बचपन का साथी, खेली थी तेरे आंगना, तू मेरे बचपन का साथी, खेली थी तेरे आंगना, आई जवानी तो पहना, आई जवानी तो पहना, तेरे नाम का दिल आ गया है कि नशा छा गया है, ये रुत हमसे मेहरबान हो गई, मोहब्बत मेरी अब जवां हो गई, घटा छा गई है, बाहर आ गई है। हाँ तो मंजरी, अभी हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें घर में सामान की जो उठा पटक है बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है, मुख्य महिला, वो क्या चाहती है वहीं पर सामान रखा जाता है। और एक साथी लिखते हैं जहां लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती है, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठापटक कई बार लगता है अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं। और एक लिखते हैं कि उफ घर में सामानों की उठापटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यही रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठापटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना। इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठापटक होगी ही। कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं, गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहाँ से हटा दो। बस यही करते करते कुछ टूट भी
भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है। यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर। तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहाँ हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहाँ नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने की बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए। तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं। चलिए।
तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और उस झुंझलाहट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती है, शर्मिंदा होकर पास खड़े खंबे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इस स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देता है और बेमतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं। और इसके साथ ही एक लिखते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ एक साथ लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो। ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वहीं एक श्रोता ने लिख रहा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खींच किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खींच बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना, गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए। ऐसी ही कहावत गुजराती की, लाजवाने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है। जी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहां उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है। और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ बात बोल रही थी। दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही। उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने खूब चिकी चिल्लाई। बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी, दूध, मक्खन को छत पर रस्सी का छीका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खंबे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खंबा नोचने लग जाती है। तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं गीत। चोरी चोरी चुप कैसे आएगा वो, आके मुझे
तो मंदाकिनी जी देखिए, बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।